नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारे एमपी सीपीसीटी के अंतर्गत हमने 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की हैं उसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको जो सीपीसीटी है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में चीज़ें समझा दिया हूँ, साथ ही और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया हूँ। इसके अलावा आपको जो है टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम चैनल कौन सा है आपको पता होना चाहिए। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसका नाम है SSW एजुकेशन PDF। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको देखने को मिलेगी वेबसाइट, तो वेबसाइट देख सकते हैं आप। यहाँ पर वेबसाइट को विज़िट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको वो आपको यहाँ पे सीपीसीटी के अंतर्गत देखिए, यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस है, जो भी नोट्स है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप जो है जैसे आपको डीसी पीजीडीसी की नोट्स चाहिए या फिर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, या इसके अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमको, किस मेथड के तहत, मतलब ऐसी कौन सी मेथड है जिसके तहत किसी व्यक्ति, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, उसकी यूनिक बायोमेट्रिक विशेषता। अब बायोमेट्रिक विशेषता क्या होती है भाई? उसका आइरिस हो सकता है, यानी कि आंखों की रेटिना हो सकती है, उसके फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, या फिर उसका फेस हो सकता है। तो ये सब क्या है? उसके बायोमेट्रिक, यानी कि यूनिक होती है। जो भी चीज़ यूनिक होती है उसी को बोल देते हैं बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक विशेषताओं वाला एक नकली मॉडल तैयार कर लिया जाता है, यानी कि उसकी नकली आइरिस बना ली जाएगी, या नकली फिंगरप्रिंट है, या नकली फेस। इसको तैयार करके क्या किया जाता है? किसी भी स्कैनर को भ्रमित किया जाता है। मान लो आपने फेस स्कैनर लगाया है मोबाइल में, तो मोबाइल में फेस स्कैनर लगाया है, तो कोई अदर व्यक्ति आपका फेस स्कैनर को चुराकर नकली मॉडल बना लेगा और आपके मोबाइल को क्या कर लेगा? लॉक ओपन कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम यहाँ पे बायोमेट्रिक स्पूफिंग। ये देखिए सी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर है, बायोमेट्रिक स्पूफिंग इसको बोला जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी? बायोमेट्रिक स्पूफिंग की। बायोमेट्रिक स्पूफिंग को हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए बायोमेट्रिक स्पूफिंग क्या होती है भाई? ये सिंपल एक व्यक्ति है जिसके द्वारा इस प्रकार की जो है हरकतें की जाती है। तो सिंपल हम बोल देते हैं बायोमेट्रिक स्पूफिंग क्या होती है? एक व्यक्ति की एक निश्चित पहचान होती है, चाहे वो आंखों की रेटिना हो, चाहे उसके उंगलियों का फिंगरप्रिंट हो, या उसका फेस हो। तो ये कुछ यूनिक विशेषताएं होती है, इसी को बायोमेट्रिक बोल देते हैं। और स्पूफिंग का मतलब हो जाता है एक नकली मॉडल तैयार करना, ताकि अनाधिकृत एक्सेस किया जा सके या कुछ ऐसी गतिविधि की जा सके जो हमारी परमिशन के बाहर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायोमेट्रिक स्पूफिंग। जैसे इस व्यक्ति के द्वारा फिंगरप्रिंट का नकली मॉडल तैयार कर लिया गया कि जिसका किया गया है उसके सारी चीज़ों को वो एक्सेस कर सकता है, जबकि यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बायोमेट्रिक स्पूफिंग बोलेंगे। तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी सिस्टम मतलब कोई कंप्यूटर हो सकता है, या फिर कोई सर्विसेज हो सकती है बहुत सारी। तो उनमें हमको बिना परमिशन के क्या करना? पहुंच एक्सेस करना, यानी कि आपको परमिशन नहीं है पर आप सिस्टम और सर्विसेज तक बिना परमिशन के पहुंच पा रहे हो। किसके माध्यम से? बायोमेट्रिक के नकली मॉडल तैयार करके, चाहे वो फिंगरप्रिंट का नकली मॉडल बना लो, रेटिना का नकली मॉडल बना लो, फेस का नकली मॉडल बना लो, आइरिस का, या फिर आप जो है हैंड का। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो नकली मॉडल है वो तैयार कर लिए जाते हैं बायोमेट्रिक के। इसी को बोल देते हैं बायोमेट्रिक स्पूफिंग, ताकि अनाधिकृत एक्सेस किया जा सके। तो ये कौन करता है? ये करता है हैकर जैसे व्यक्ति, मतलब जो हैकिंग करते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा ये काम किए जा सकते हैं। या और दूसरी चीज़ भी आपने देखा होगा, देखिए अभी थोड़े समय पहले जो है डीप फेक नाम की टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी चलन में थी। ठीक है, जो पुष्पा मूवी की जो हीरोइन है उसके साथ कुछ मतलब जो है उसको मतलब उसका चेहरा नकली बनाकर क्या किया गया था? ऐसी गलत हरकतें की गई थी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो यूनिक बॉडी बिहेवियर यहाँ देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट, आइरिस है, आइरिस पैटर्न, फेस है, वॉइस है, वॉइस नकली बनाकर, नकली रिकॉर्ड करके, जैसे आपने देखा होगा शिवाजी मूवी देखे होंगे आपने रजनीकांत की, तो उसमें उसका लैपटॉप जो है उसकी वॉइस को सुनकर ही ओपन होता है, किसी अन्य की वॉइस को सुनकर ओपन नहीं होता। तो उसकी नकली वॉइस बनाने की यहाँ पे तैयारी की जाती है, यानी कि कोशिश की जाती है। तो वो क्या है? बायोमेट्रिक स्पूफिंग है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रकार देखने को मिल जाते हैं। फेक बायोमेट्रिक सैंपल्स है, इसके अलावा रिप्ले अटैक्स होते हैं, प्रेजेंटेशन अटैक होते हैं, बायोमेट्रिक डाटा की चोरी हो जाती है, डीप फेक टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपयोग की जाती है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो फेक बायोमेट्रिक सैंपल्स क्या होते हैं?
कृत्रिम मतलब मानव, देखिए एक तो होगी नेचुरल, हमारी उंगलियां होती है नेचुरल जो फिंगरप्रिंट होती है, और एक होती है कृत्रिम यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई। तो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम फिंगरप्रिंट बना के उसके लॉक को ओपन कर लिया जाता है, या चेहरे पर मास्क लगा के उसके चेहरा को जो है उसका चेहरे के रूप में भ्रमित किया जाता है मशीन को। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो फेक बायोमेट्रिक सैंपल्स कहलाती है। रिप्ले अटैक मतलब बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर कर लिया जाएगा, जैसे कि उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, बाद में उसकी आवाज़ के साथ में यहाँ पर कुछ गलत हरकतें की जाती है। फिंगरप्रिंट के निशान भी कैप्चर कर लिए जाते हैं, और यहाँ आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा इसके ऊपर से कोई फिंगरप्रिंट लगा लिया जाता है हमारे फिंगरप्रिंट में, तो वो क्या है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करना है। इसके साथ ही डीप फेक टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा। ये देखिए, ये व्यक्ति है, मान लो यहाँ रियल पर्सन है, रियल पर्सन को 100% जो है फेक पर्सन हमने बना लिए, मतलब दिखेगा तो वैसे ही परंतु कैसा है, ये डुप्लीकेट यानी कि फेक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ओरिजिनल है, ओरिजिनल को यहाँ फीमेल बना दिया गया, अब भाई बहन हो गए ना ये, तो ये तो बात गलत हो गई। ऐसे ही आपने देखा होगा यहाँ पे जो बायोमेट्रिक स्पूफिंग डीप फेक के अंतर्गत, ये इस पर्सन, ये इस लड़की के द्वारा क्या किया गया था, गलत हरकत थी, पर चेहरा क्या बना दिया गया, इस पर्सन का बना दिया गया, ये हीरोइन का। ठीक है, तो ऐसे में बहुत बवाल हो जाता है, तो इस चीज़ से बचना है आपको भी। ठीक है, ताकि आप जो है मतलब ऑनलाइन जो भी चीज़ें उपयोग करते हैं थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ऑनलाइन आप फोटो डालते हो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान से बचकर रहिए, ताकि आप इस टेक्नोलॉजी से बचकर रहे, मतलब इसका गलत उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्ट्रक्चर का अनुसरण यूएसबी आर्किटेक्चर में किया जाता है। तो यूएसबी होती क्या है, यूएसबी का मतलब यहाँ पे हो जाता है जो आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में या मोबाइल में या फिर अन्य जगह, तो उसमें हम देख सकते हैं यूएसबी एक प्रकार का पोर्ट होता है, और यूएसबी हम अटैच करते हैं पेन ड्राइव में या बहुत सारी चीज़ों में। तो इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो हो जाता है ट्री स्ट्रक्चर। तो यहाँ देख सकते हैं रूट हब हो जाता है, फिर हब, उसके बाद फिर हब, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस प्रकार से यहाँ ट्री स्ट्रक्चर का जो है अनुसरण किया जाता है, किसके द्वारा, यूएसबी आर्किटेक्चर के द्वारा। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, यूएसबी की। यूएसबी मतलब क्या हो जाता है, सिंपल अगर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। चाहे लैपटॉप का पोर्ट देख लें, लैपटॉप में बहुत सारे पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो यूएसबी ए हो, यूएसबी सी हो, या फिर और अन्य प्रकार के पोर्ट, उसमें हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, यूएसबी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको यूएसबी देखने को मिल जाता है। तो इन सभी में कनेक्टिविटी के लिए आपको कुछ केबल्स आती है जो अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाती है, तो यूएसबी केबल कहलाती है। जैसे यूएसबी ए है, यूएसबी सी है, यूएसबी माइक्रो हो सकती है, लाइटनिंग केबल हो सकती है, मैकबुक मतलब मैकबुक में और एप्पल्स के फ़ोन में देखने को मिल जाता है, यूएसबी मिनी देखने को मिल जाती है, यूएसबी माइक्रो देखने को मिल जाती है। तो सब क्या है, ये यूएसबी है, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस है। ये इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जो भी बाहरी डिवाइसेस होती है, जैसे आप यहाँ पे माउस कीबोर्ड फंसाना चाहते हैं, माउस कीबोर्ड से काम करना चाहते हैं, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूएसबी की। आपको अगर प्रिंटर जोड़ना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूएसबी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डेटा को हाई स्पीड में कॉपी करना है, यूएसबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूएसबी का यूज़ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, एक्सटर्नल स्टोरेज और जो अन्य डिवाइसेस होती है उनको हमारे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रकार देख लीजिए यूएसबी के, जैसे यूएसबी ए होता है। यूएसबी ए का मतलब हो जाता है जो कॉमन प्रकार होता है, सबसे बेसिक, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में होता है। इसके अलग अलग वेरिएंट भी देखने को मिल जाते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। वर्जन जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ते जा रही है। तो यूएसबी का ए प्रकार मतलब माउस अटैच किया जा सकता है, इसमें कीबोर्ड है। इसके अलावा आप देखोगे तो आज की डेट में प्रिंटर भी इसमें अटैच किया जाता है। साथ ही पेन ड्राइव की बात करें या अन्य केबल जो इस प्रकार की हो, उसमें आपको यूएसबी ए पोर्ट देखने को मिल जाता है, सबसे कॉमन प्रकार है। इसके अलावा यूएसबी बी की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर हमको प्रिंटर में देखने को मिल जाता है। ये देखिए इस प्रकार का आपको केबल देखने को मिलेगा जो कि प्रिंटर के बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रिंटर और बड़े बड़े डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है यूएसबी बी पोर्ट की। साथ ही बात करें यूएसबी सी की, तो यूएसबी सी आज की डेट में सबसे कॉमन प्रकार बन गया है। मोबाइल में ले लो, मैकबुक में ले लो, या फिर लैपटॉप में देखने को मिल जाता है, नोटबुक में। तो आपको इस प्रकार का केबल देखने को मिलेगा जो हर जगह आपको उपलब्ध देखने को मिल जाता है, मोबाइल में भी। और इस प्रकार का जो है आपको देखिए ये जो है, और यहाँ अटैच करने के लिए जो एडाप्ट मतलब एक प्रकार से पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। इसका उपयोग हम जो है चार्जिंग के लिए भी कर सकते हैं।
साथ ही माइक्रो यूएसबी और मिनी यूएसबी की अगर बात करें तो माइक्रो यूएसबी आपके फ़ोन में आज के पहले यानी कि टाइप सी के पहले जो पोर्ट आता था वो कहलाता था माइक्रो यूएसबी। और इसके अलावा कुछ पोर्ट ऐसे भी आते थे जो कि मोबाइल में स्पाइस के फ़ोन में अलग अलग जगह आप देख सकते हैं कैमरे में, तो ये मिनी यूएसबी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मिनी यूएसबी कहलाता है। तो आपको तीनों चारों मतलब जितनी भी मैंने यूएसबी के प्रकार बताए हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यूएसबी के बारे में, जैसे उसके वर्जन आए हैं अलग अलग प्रकार के। तो यूएसबी 1.0 आया जिसकी ट्रांसफ़र स्पीड थी 12 MB पर सेकेंड। केबल की लेंथ आप देख सकते हैं कब लॉन्च हुआ, 96 से 98 के बीच में। 2.0 आया जिसमें अभी आप देखो कि कंप्यूटर में आपको इस प्रकार का पोर्ट देखने को मिल जाता है, हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ बस यहाँ पे हो जाती है, 480 Mbps, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है। 5 मीटर की केबल यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और ये 2000 के आसपास लॉन्च हुआ। इसका सिंबल जो था इस प्रकार का था। साथ ही USB 3 आया जिसके अंतर्गत 3.2 जनरेशन 1 आपको देखने को मिल जाती है। इसमें 5 GB पर सेकंड की स्पीड है डाटा ट्रांसफ़र की। 3 मीटर की केबल है, 2008 के आसपास ये लॉन्च हुआ और इसका सिंबल इस प्रकार से बदल गया, SS इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अपने लैपटॉप में भी देखोगे तो आपको इस प्रकार का सिंबल देखने को मिल जाएगा। USB 3.2 जनरेशन सेकंड हो गई, मतलब एक जनरेशन अपग्रेड हो गई। इसमें 10 GB हो गया, यानी कि डबल डेटा रेट हो गया स्पीड जो ट्रांसफ़र की थी। 3 मीटर की केबल 2013 के आसपास लॉन्च हुआ और इसमें आपको देखिए यहाँ पे 5 की जगह 10 हो गया, मतलब जो सिंबल है वो चेंज हो गया। अब 3.2 के साथ में आपको 2x2 यानी कि ये जनरेशन 2x2 यहाँ पे हो गई और इसमें डबल हो गया स्पीड डेटा ट्रांसफ़र की 20 GB पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए केबल की लेंथ भी वैसे ही है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया। और यहाँ देखिए सिंबल क्या हो गया, 20 आ गया। 4 भी आ गया आज की डेट में, USB 4, जिसकी स्पीड आप देखोगे तो 20 GB पर सेकेंड है। और इसकी जो केबल की लेंथ है काफ़ी कम देखने को मिल जाती है, 2019 में ये लॉन्च हुआ। यहाँ आप देखोगे कुछ इस प्रकार का सिंबल है, आने वाले लैपटॉप और बहुत सारी डिवाइसेस में ये देखने को मिल जाएगा। फिर USB 4 जो है वो आपको 40 GB की स्पीड के साथ में देखने को मिल जाता है, ये भी 2019 में लॉन्च हुआ। आगे देखते हैं और बहुत सारे संस्करण यानी कि वर्जन इसके लॉन्च होने वाले हैं, तो वो आगे हम देखते रहेंगे। देखिए यहाँ पे 1.0 और 1.1 की अगर बात करें तो 12 MB ट्रांसफ़र रेट है। 2.0 की बात करें तो इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ गई, 480 हो गई। 3.0 में देखिए यहाँ पे 5 GB हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बढ़ते गई तो 3.2 जो है 3.2 और USB 4 इसमें आपको 20 GB हो गई, मतलब इसकी 10 GB थी उसकी 20 GB हो गई और यहाँ पे हो गई 40 GB। तो इस प्रकार से कुछ वर्जन देखने को मिल जाते हैं हमको किसके, USB के। साथ ही कुछ विशेषताएं जैसे पावर डिलीवरी की बात करें तो आपको कनेक्टिविटी के साथ साथ ये जो है चार्जिंग के काम भी आते हैं, जैसे स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए, टैबलेट को, अन्य गैजेट्स को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लग एंड प्ले, मतलब सीधे हमको अटैच करना होता है कंप्यूटर मोबाइल कहीं भी। इसको ना तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है ना ही रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, आसानी से कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी तो हमको ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अधिकांश मामलों में कभी कभी पड़ सकती है जैसे कंप्यूटर में। हॉट स्वैपिंग की अगर बात करें तो हॉट स्वैपिंग का मतलब हो जाता है कंप्यूटर को बिना बंद किए इसको कनेक्ट किया जा सकता है और डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, इससे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। साथ ही वाइड एडाप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो USB है वो बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में व्यापक रूप से जो है यहाँ पे एक्सेस होता है, यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। इसकी कनेक्टिविटी जो है सार्वभौमिक है, मतलब जहाँ भी देखोगे आपको USB पोर्ट जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो मिनी हो, चाहे A हो, चाहे B हो या माइक्रो हो। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो USB आधुनिक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसका उपयोग जो बाहरी पेरिफेरल्स होते हैं, बाहरी डिवाइसेस होती हैं, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। आई होप आपको USB के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट यानी कि KB, जो किलोबाइट होता है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है ये, मतलब कंप्यूटर के लिए जितनी भी मेमोरी होती है उसको मापने का तरीका होता है मेजरमेंट यूनिट, उसमें KB भी एक यूनिट है। तो 1 KB बराबर कितने बाइट्स होता है, तो 1 KB बराबर हो जाता है 1024 बाइट। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होती क्या है? जब भी हमको कंप्यूटर के अंतर्गत किसी भी मेमोरी की क्षमता को मापना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट की। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के अंतर्गत सबसे छोटी यूनिट जो कहलाती है वो कहलाती बिट। बिट का मतलब हो जाता है या तो 0 या तो 1।
तो हम इस प्रकार से 0 1 0 1 1 इस प्रकार से 4 मिला दे तो क्या बन जाती है, 4 मिलाने के बाद एक निबल बन जाती है। तो सबसे छोटी हो गई बिट जो कि 0 या 1 होगी, उसके बाद हो गई निबल 4 बिट का कलेक्शन। 8 बिट अगर मिला दे तो 1 बाइट बन जाती है, और 1024 बाइट अगर मिला दे तो 1 KB बन जाती है, जो हमारा आंसर भी था। ठीक है, इसके अलावा 1024 KB मिलाकर 1 MB बन जाती है, जिसे मेगाबाइट बोलते हैं, जैसे 5-6 MB का आपका सॉन्ग होता है। इसके अलावा 1024 MB मिला दे तो 1 GB बन जाती है। आपके मोबाइल की मेमोरी आप देखे होंगे 4 GB 6 GB इंटरनल मतलब रैम होती है। 1024 GB मिला दे तो 1 TB। आजकल 1 TB की जो SSD है वो आने लगी है लैपटॉप में, या फिर हार्ड डिस्क भी आने लगी है। 224 TB मिला दे तो 1 PB यानी पेटाबाइट बन जाता है। TB मतलब टेराबाइट हो जाता है। 224 PB मतलब आपको एक हेक्साबाइट यानी कि EB देखने को मिल जाता है। 224 EB बराबर 1 ZB जेटाबाइट हो जाता है। 224 ZB बराबर जो हो जाता है 1 YB यानी कि योटाबाइट, और 224 YB बराबर 1 ब्रोंटोबाइट। फिर लास्ट में हम देखें तो 224 ब्रोंटोबाइट मिलाकर 1 जियोबाइट हो जाता है। तो सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट क्या है मापने की, वो है 1 जियोबाइट। तो आपको याद रखना है, सबसे छोटी हो जाती है एक मतलब बिट, और सबसे बड़ी हो जाती है जियोबाइट यानी कि जीबी भी बोल सकते हैं, पर जीबी में आप देखोगे गीगाबाइट भी आ जाता है और जियोबाइट भी। तो आपको सिंपल याद रखना है जियोबाइट। ठीक है, तो ये आप समझ गए क्या, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। 1 KB बराबर तो आप समझ गए 224 बाइट, पर 1 MB बराबर 224 KB होता है। साथ ही अगर बाइट की बात करें, देखिए इस प्रकार से आपको 10,48,576 हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 1 MB में कितनी बाइट होती है, तो आपको ये भी आंसर पता होना चाहिए। फिर 1 GB में आपको 224 MB तो मिल ही जाता है, परंतु KB कितनी मिलती है इसके सेम। ठीक है, अगर बाइट की पूछे बाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो याद नहीं रखना है, बस एक नमूने के तौर पर या एक सैंपल के तौर पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे आँख घुमा लेना ताकि एक आइडिया रहे। 1 TB टेराबाइट बराबर 224 GB तो होता है। फिर यहाँ पे MB हो जाती है 10,48,576, KB हो जाती है इस प्रकार, और बाइट देखिए आपको एक मतलब 1-2 किलोमीटर लंबी हो गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। PB में आप देखोगे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको मेमोरी मेजरमेंट यूनिट की आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स के संदर्भ में SAW का पूर्ण रूप क्या है। तो SAW का पूर्ण रूप हो जाता है सरफेस एक्यूस्टिक वेव्स। यह आपको राइट आंसर यहाँ पे याद रखना है, सरफेस एक्यूस्टिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग अनऑथोराइज्ड एक्सेस वाले सोर्स का प्रतिरूपण। सोर्स मतलब हो जाता है जहाँ से कोई चीज़ आई है। मान लो ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर से सामने डेस्टिनेशन, यानी कि ये सोर्स हो गया और ये डेस्टिनेशन। तो सोर्स वाले के पास में एक कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस के लिए हम जानते हैं इसको IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस का डुप्लीकेट बना लिया जाता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे बीच में कोई व्यक्ति बैठा है, इस कंप्यूटर से कोई डाटा आया तो इस व्यक्ति ने क्या करा, यहाँ पे इसको ब्रेक करा और अपना IP से इसको कनेक्टिविटी कर लिया। तो इससे क्या हो गया, ब्रेक करा उनने। तो यहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, सोर्स मतलब सोर्स के जो कंप्यूटर है उसका प्रतिरूपण किया जाता है। तो इसको बोल देते हैं IP स्पूफिंग। अब स्पूफिंग हमने जो है बायोमेट्रिक स्पूफिंग के बारे में भी जाना, तो इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जान लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले तो स्पूफिंग क्या होती है। स्पूफिंग का मतलब एक ऐसी तकनीक जिसमें कोई व्यक्ति मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हैकर मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने वाले व्यक्ति को हैकर बोल देते हैं। तो इस यूज़र के द्वारा कोई डाटा यहाँ भेजा गया, पर बीच में ये व्यक्ति जिसका उद्देश्य गलत है, डाटा को चुराना या डाटा को नुकसान पहुंचाना, तो इस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया यहाँ पे, जो भी सिस्टम है या जो सर्विसेज है उसमें अपनी पहचान को छुपाकर गलत जानकारी प्रदान करके दूसरों को धोखा दिया जाता। मतलब इस व्यक्ति के द्वारा सही जानकारी भेजी गई, पर इस व्यक्ति ने यहाँ पे गलत जानकारी देखे, सामने जो सर्वर है या सामने जो भी डेस्टिनेशन उसको यहाँ पे भ्रमित किया है या धोखा दिया है। इस तकनीक का उपयोग साइबर हमलों में, वायरस को फैलाने में, मालवेयर्स के प्रसार में और अनधिकृत उपयोग में, गोपनीयता या जो प्राइवेसी होती है उसका उल्लंघन करने में जो स्पूफिंग है उसको उपयोग किया जाता है। साथ ही फिशिंग की अगर बात करें, फिशिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये सारे टर्म्स के बारे में विस्तार से जानना है तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं चैनल में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। डाटा की चोरी यहाँ पे हो जाती है, अनधिकृत अवैध गतिविधियों में जो है इसका उपयोग किया जाता है स्पूफिंग का। इसके अंतर्गत आपको सबसे मुख्य IP स्पूफिंग देखने को मिल जाती है, ईमेल स्पूफिंग है, कॉलर ID स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग, DNS है, ARP है, बायोमेट्रिक है, GPS है। तो बात करें यहाँ पे IP की, तो IP स्पूफिंग जो होती है इसमें पैकेट में
जो पैकेट होता है, पैकेट का मतलब हो जाता है डेटा को भेजे जाता है इंटरनेट में, तो छोटे छोटे भागों में भेजा जाता है, उन छोटे छोटे भागों को पैकेट बोल दिया जाता है। तो जो मुख्य आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, उसको क्या करना, डुप्लीकेट यानी कि झूठा बनाना यहाँ पर शामिल हो जाता है, ताकि व्यक्ति की पहचान छुपी रहे और अन्य जो कंप्यूटर है उसमें वो कुछ भी गलत जो गतिविधि है वो कर सके। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है, कभी कभी आपको ईमेल ऐसे आते हैं जिसमें आपको लगता है कि सही व्यक्ति के द्वारा भेजा जाएगा, पर वो ऐसा नहीं होता, वो होती है स्पूफिंग, मतलब गलत व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान को बदलकर इस प्रकार की हरकतें की जाती है, जैसे कि फिशिंग है, मालवेयर फैलाने में इसका उपयोग किया जाता है। कॉलर आईडी, जैसे आपको कॉल आते हैं तो आपको लगता है सही व्यक्ति के द्वारा आया है, परंतु वो होता है स्पैम कॉल, तो इस प्रकार की चीज़ें कॉलर आईडी स्पूफिंग कहलाती है। जैसे घोटाले है, फ़ोन घोटाले होते हैं, कॉलर की वास्तविक पहचान यहाँ छुपा ली जाती है और नंबर आपको दिखाई देता सही, मतलब जैसे जिस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया उस व्यक्ति का नंबर नहीं दिखाई देता। वेबसाइट स्पूफिंग की अगर बात करें तो हमलावर जो होता है, हमलावर का मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा वेबसाइट को नुकसान पहुंचाया जाना है उसको हम बोलेंगे। क्रेडेंशियल, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इन चीज़ों को चुराने के लिए वेबसाइट स्पूफिंग की जाती है। डीएनएस में डोमेन नेम सिस्टम की स्पूफिंग यहाँ देख सकते हैं, डीएनएस, जिसके अंतर्गत डीएनएस को क्रैश, डीएनएस सर्वर को मतलब भ्रमित करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाती है। बायोमेट्रिक स्पूफिंग के बारे में हमने अलग से वीडियो में बात कर लिए है, यानी कि व्यक्ति की जो भी स्पेशल फीचर्स होते हैं उनकी डुप्लीकेट पैटर्न बनाना, जैसे कि उंगली के निशान, आइरिस पैटर्न, चेहरे की विशेषता है, इसके लिए इनका पैटर्न बनाना और अनधिकृत एक्सेस करना, तो इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं, चैनल में अवेलेबल है। इसके अलावा एआरपी स्पूफिंग जो होती है, एड्रेस रिप्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल स्पूफिंग में नकली एआरपी मैसेज को भेजा जाता है। फिर जीपीएस स्पूफिंग की बात करें तो जीपीएस सिग्नल गलत भेजे जाते हैं परंतु सामने वाले को सही लगेगा, तो ये सब जो है नकली चीज़ें कहलाती है। स्पूफिंग मतलब गलत, यानी कि जो है ओरिजिनल वो नहीं रहेगा, उसी को बोल देते हैं स्पूफिंग। तो स्पूफिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई होगी। हमने स्पूफिंग क्या है, टाइप्स देखे उसके अलग अलग प्रकार। इसमें कोई दिक्कत है या किसी भी प्रकार की और कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के संदर्भ में निम्न में से किसका उपयोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक रेट पर इसे जारी करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है बफर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर में अपनी खुद की एक रैम होती है, रैम मतलब एक बफर मेमोरी होती है, और इसमें जो रैम यूज़ की जाती है वो कहलाती है एस रैम। क्या कहलाती है? एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। जब भी हम कंप्यूटर से कोई डाटा यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं तो आपको इसके अंतर्गत भी स्टोर जो भी सीक्वेंस है, किस प्रकार का फॉर्मेट में प्रिंट करना, कितनी कॉपी निकालना है, तो केबल से इंस्ट्रक्शन तो दे दिए कंप्यूटर से, पर स्टोर कहाँ हुआ? प्रिंटर में। प्रिंटर में स्टोर होता है एक बफर में, बफर मतलब मेमोरी, जिसका हम बोल सकते हैं एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जो प्रत्येक पक्ष पर, मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रत्येक पक्ष जो पेपर होता है, पेपर के दोनों पक्ष में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों पक्ष में जो पेपर है उसमें पंच किए हुए पेपर का उपयोग किया जाता है। पंच कैसे होते हैं? होल के रूप में, यानी कि देखिए छोटे छोटे आपको छेद देखने को मिल रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज़ होने वाले पेपर। जैसे आप देखोगे प्रिंट रसीद वगैरह प्रिंट होती है पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में, तो आपको इस प्रकार की ही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कहाँ यूज़ होती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। किस प्रकार की? होल वाली। प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक प्रकार की हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, यानी कि जब भी हमको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना है तो उसके लिए हमको प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर भी होते हैं जो कि प्रभाव, मतलब अपना जो प्रभाव खटखुट अपन करते हैं, सीधे स्ट्रोक मारकर कागज़ पर प्रिंट करते हैं, परंतु बिना स्ट्रोक के कागज़ पर प्रिंट करेंगे, लेज़र के माध्यम से, इंक के माध्यम से, या जैसा भी आप बोल सकते हैं। प्रिंटर के बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं फंडामेंटल्स वाले वीडियो में। प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? डॉट पर इंच। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉट्स पर इंच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बी नंबर का राइट आंसर है। यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी? डीपीआई की। और डीपीआई क्या होती है? डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच होता है, यानी कि 1 इंच का जो स्क्वायर एरिया होता है उसमें डॉट्स की संख्या कितनी है। अगर डॉट्स की संख्या कम है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, अगर डॉट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाती, देखिए आप पिक्चर क्वालिटी कितनी साफ़ हो गई है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे 10 डीपीआई डॉट पर इंच है, तो आप देखोगे पिक्चर क्वालिटी कितनी है, थोड़ा सा आपको फटी फटी दिख रही है। फिर अगर 72 डीपीआई करते थोड़ा ठीक, और 300 डीपीआई में देखिए यहाँ पे बिल्कुल झक्कास हो गई है।
आगे बात करोगे यहाँ पे 72 DPI, तो 72 DPI में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, और 300 DPI में कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। 1 इंच के स्क्वायर एरिया में कितने पिक्सल है उसको बोला जाता है DPI। तो डिजिटल प्रिंट एक प्रकार का मापदंड है, एक स्टैंडर्ड है, हम बोल सकते हैं DPI, जो कि डिजिटल प्रिंटिंग और डिस्प्ले में पिक्सल के घनत्व यानी डेंसिटी को यहाँ पर दर्शाता है, कितना घना है जो आपका पिक्सल है वो उसको दर्शाता है। प्रिंटिंग और स्क्रीन रेजोल्यूशन के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया जाता है DPI का। हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो प्रिंटिंग में DPI की बात करें तो प्रिंट गुणवत्ता की बात कर लेते हैं, प्रिंट की क्वालिटी। तो जितना कम DPI रहेगा उतनी ही क्वालिटी ख़राब रहेगी, परंतु DPI बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो 300 कर देते हैं या फिर 600 कर देते हैं, तो प्रिंट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, स्पष्ट दिखेगी। इसके अलावा सामान्य स्टैंडर्ड, मतलब एक प्रकार से एक स्टैंडर्ड हम देखें नॉर्मल, तो 300 DPI यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड, जिसका हम उपयोग करते हैं प्रिंटिंग में। ज़्यादातर हम जो है 300 करते हैं, पर 600 अगर करें तो और अधिक स्पेस जो है क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, परंतु क्वालिटी बढ़ जाएगी पर साइज़ भी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादातर यूज़ करते हैं 300। डिस्प्ले में DPI की बात करें तो स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो स्क्रीन रेजोल्यूशन में DPI कम यानी कि HD है 480, फिर बढ़ते जाएगा देखिए 4K तक, तो क्वालिटी यहाँ पे बढ़ते जाएगी, पिक्चर क्वालिटी हो या फिर वीडियो कुछ भी हो, तो आपकी स्क्रीन जो है और स्पष्ट दिखेगी। डिवाइस में आप देखोगे तो स्मार्टफोन, टैबलेट है, लैपटॉप है, इसमें और अधिक स्पष्ट हमको दिखाई देता है, क्योंकि इनकी रेजोल्यूशन बहुत अधिक जो होती है स्पष्ट होती है। जैसे आप मैकबुक देखोगे तो उसमें रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है, 4K डिस्प्ले मिल जाता है, तो उसकी डिवाइस जो है काफ़ी जो है स्पष्ट होगी। इसके अलावा ग्राफिक्स और डिज़ाइन की बात करें तो इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो वेब यानी कि इंटरनेट में बनाना है तो 72, और प्रिंट के लिए या फिर आप जो है कहीं और चीज़ों के लिए क्या बना रहे हो इमेज, तो उसके लिए आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से रेजोल्यूशन रख सकते हैं, जैसे 300 है या जैसा भी। रेंडरिंग मतलब व्यवस्थित करना वीडियो, टेक्स्ट या जो भी आपने इमेज बनाया है उसके लिए, तो यहाँ पे भी आपको जो है रेंडरिंग के समय इमेज रेजोल्यूशन काफ़ी प्रभावित करता है। जैसे यहाँ देखो ज़्यादा रेजोल्यूशन यहाँ पे कम रेजोल्यूशन है, यहाँ इमेज रेंडरिंग की बात कर सकते हैं हम। यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें यानी रीडेबिलिटी और विजुअल्स, अगर यूज़र को ज़्यादा अच्छी इमेज देखेगी, स्पष्ट दिखेगी, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, परंतु फटी फटी इमेज देखेगी तो वो उसका दिमाग ख़राब होगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो DPI एक महत्वपूर्ण क्या है, एक मापदंड है, मानक है, जो प्रिंट और डिस्प्ले की क्वालिटी को प्रभावित करता है। अगर हाई DPI होगी इसका मतलब है कि जो है बेहतर स्पष्ट आपको दिखेगा विवरण, गुणवत्ता, चाहे वह प्रिंटिंग हो चाहे डिस्प्ले हो, डिजिटल डिस्प्ले। तो इस प्रकार से हमने DPI के बारे में यहाँ बेसिक चीज़ें जाने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।